स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। व्हाट्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, ह्यूमंस ने लगभग सभी लैंड एरियाज को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो दुनिया का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है और अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है। समुद्र का मौसम और तापमान मनुष्यों के साथ अन्य जीवों के फूड सप्लाई को सपोर्ट करता है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन का सोर्स होने के बावजूद हम अपने इन्हीं ओशंस के बारे में बहुत कम जानते हैं। वर्ल्ड का एस्टिमेटेड 97% पानी ओशंस में पाया जाता है। औपचारिक रूप से पूरे वैश्विक महासागर को 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे हम पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक ओशंस के नाम से जानते हैं। समुद्र का तकरीबन 90% हिस्सा अभी तक ह्यूमंस द्वारा मैप या एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हालांकि हमारे समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा काफी आश्चर्यजनक खोज की जा चुकी है। समुद्र का तल दुनिया के रेयर और यूनिक मरीन स्पीशीज के साथ साथ मिनरल से भी भरा हुआ है। इसके साथ ही लैंड के जैसे ही ओशंस में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी घाटियां मौजूद हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप कहेंगे साउथ अमेरिका में पाए जाने वाली एंडीज माउंटेन रेंज। लेकिन यह जवाब सिर्फ लैंड सरफेस के लिए ही सही है, और असल में अर्थ का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज समुद्र में समाया हुआ है। ऐसी ही कई सारी विशेषताएं समुद्र अपने गहराइयों में समेटे हुए है। तो आज की चर्चा में हम पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे समुद्र के नीचे क्या है। डीप इनसाइड द ओशन। दोस्तों, ओशन बेसिन कई प्रकार से भूमि की सतह के समान है। समुद्री पानी के नीचे भी माउंटेन्स, बेसिन्स, प्लेटोज, रिजेस, कैनियंस और ट्रेंचेस पाए जाते हैं। ओशन फ्लोर पर मिलने वाले इन रिलीफ फीचर्स को सबमरीन रिलीफ भी कहा जाता है। समुद्र के ये रिलीफ फीचर्स समुद्र तल से ऊंचाई, जमीनी सतह से गहराई और आकार के हिसाब से निर्धारित की जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जिसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी, सेडिमेंटेशन और इरोजन जैसे कारण शामिल हैं। ये ओशन बॉटम रिलीफ सैलिनिटी, टेम्परेचर और ओशन करंट जैसे फैक्टर्स को प्रभावित करने के साथ साथ लाखों मरीन ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करता है। इन रिलीफ फीचर्स को सोनार और बैथोमेट्री जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मेजर किया जा सकता है। समुद्र के तल पर क्या कुछ समाया हुआ है, इसे जानने के लिए पहले हमें कुछ मुख्य तथ्यों को समझना होगा। किसी भी ओशन फ्लोर या सी बेड को विस्तृत रूप से समझने के लिए 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन्स और ओशन डीप्स के रूप में जाना जाता है। इन मेजर डिविजन्स के अलावा समुद्र में कई माइनर रिलीफ फीचर्स भी पाए जाते हैं, जिनमें रिजेस, हिल्स, सी माउंट्स, गियोज, ट्रेंचेस, कैनियंस इत्यादि शामिल हैं। आइए इन सभी फीचर्स को विस्तार से समझते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वास्तव में कॉन्टिनेंट का सी वर्ड एक्सटेंशन होता है, यानी कि हम इसे कोस्ट लाइन का समुद्री विस्तार कह सकते हैं, जहां यह कोस्ट से ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक फैला हुआ होता है। इस पॉइंट को शेल्फ ब्रेक कहते हैं, क्योंकि यह अभी भी कोस्ट से जुड़ा हुआ होता है और यह काफी कम गहरा होता है। आमतौर पर इस शैलो वाटर की डेप्थ लगभग 100 से 200 मीटर के बीच होती है। इसके साथ ही शेल्फ की चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक वेरी करती है। आप सोच रहे होंगे कि समुद्र का यह हिस्सा महत्वपूर्ण कैसे है। दरअसल शेल्फ के ऊपर यह शैलो वाटर ओशन का वो जोन है जहां सनलाइट पानी के अंदर डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकती है। यहां धूप और पर्याप्त गर्मी के कारण कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स का विकास होता है, जिन्हें हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। ये प्लैंक्टन्स मोस्टली शेल्फ में पाई जाने वाली फिश का भोजन होते हैं। फिश के अलावा लगभग सभी मरीन फूड पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आते हैं। इसके अलावा शेल्फ रीजन इकोनॉमिक मिनरल्स, सैंड और ग्रेवल का भी मेजर सोर्स है। विश्व का पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बड़ी मात्रा में इन शेल्फ से ही प्राप्त होता है। बॉम्बे हाई और गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम की खोज
कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ऑनशोर ड्रिलिंग का एक उदाहरण है। इसके अलावा ओशंस में पाए जाने वाले सबसे डाइवर्स और वैल्यूएबल इकोसिस्टम कोरल रीफ्स भी इन शेल्व्स पर कॉमनली पाए जाते हैं। ये आमतौर पर कोस्ट लाइन के पैरेलल और आइलैंड्स पर मौजूद होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एक स्ट्राइकिंग फीचर है सबमरीन कैनियंस। ये समुद्री घाटी जमीन पर पाए जाने वाले गॉजेज यानी कि घाटियों के समान होते हैं। सबमरीन कैनियंस काफी स्टीप साइडेड यानी कि खड़ी ढलान वाली वैलीज होती हैं जो ज्यादातर रिवर माउथ के पास बनी होती हैं। उदाहरण स्वरूप गोदावरी नदी के मुहाने पर गोदावरी कैनियन पाई जाती है जो लगभग 502 मीटर गहरी हैं। ये घाटियां शेल्फ रीजन से आगे कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी पाई जाती हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप दोस्तों, शेल्फ ब्रेक पॉइंट के बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ गहरे समुद्र तल की ओर बढ़ता है जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। यह लगभग 200 मीटर से 3000 मीटर की गहराई के बीच फैली हुई होती है। जहां एक ओर कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन सेडिमेंट्स, मिनरल्स और मरीन प्लांट्स और एनिमल से भरा हुआ होता है, वहीं स्लोप रीजन में स्टीपनेस के कारण यहां तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में सेडिमेंट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और बाकी सभी सेडिमेंट्स सैंड, मड इत्यादि फ्लो होकर स्लोप के बेस में एक ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार स्लोप जेंटली आगे बढ़ते हुए हाई डेपोजिशन बेल्ट का निर्माण करता है जिसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं और इस राइज से होते हुए स्लोप अंततः डीप ओशन फ्लोर में विलीन हो जाता है जिसे एबिसल प्लेन कहा जाता है। एबिसल प्लेन, ये प्लेन्स समुद्र के अंदर लगभग 3000 से 6000 मीटर की गहराई में ओशन फ्लोर का लगभग 70% हिस्से को कवर करता है और इन्हें डीप सी प्लेन्स भी कहा जाता है। एक समय उन्हें ओशन का सबसे फीचरलेस रीजन माना जाता था, लेकिन मॉडर्न डिवाइसेस की हेल्प से डिस्कवर किया गया कि ओशन के ये रीजन इर्रेगुलर लैंड सरफेस की तरह ही दिखते हैं। इसमें व्यापक रूप से समुद्री प्लेटो, रिजेस, ट्रेंचेस, सी माउंट्स और ओशियानिक आइलैंड्स मौजूद हैं। इसके साथ ही एबिसल प्लेन का फ्लोर भारी मात्रा में सेडिमेंट से ढका हुआ होता है। ये सेडिमेंट्स समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के फॉसिल से बनते हैं। इन सेडिमेंट्स को ऊजेस कहा जाता है। चूंकि दुनिया की अधिकांश बड़ी नदियां अटलांटिक और इंडियन ओशन में अपने सेडिमेंट्स को डिस्पोज करती हैं, इन दोनों ओशंस में एबिसल प्लेन्स व्यापक रूप से फैले हुए हैं। कुछ खुले समुद्र ऊजेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वैसे सी फ्लोर्स पर जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें रेड क्ले कहा जाता है और माना जाता है कि ये रेड क्लेज वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान वोल्केनो से निकलने वाले डस्ट से बनते हैं जो हवा और नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचते हैं। ऐसे रेड क्लेज पैसिफिक ओशन में बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एबिसल सी फ्लोर पर पाए जाने वाले मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस रीजन को क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ये कई मिनरल्स का भंडार हैं जिसमें जिंक, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर और फास्फोरस जैसे मिनरल्स शामिल हैं। ये मिनरल्स एबिसल प्लेन सेडिमेंट पर 3 से 10 सेंटीमीटर चौड़े नोड्यूल्स के रूप में मौजूद होते हैं जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहा जाता है। दोस्तों, एबिसल प्लेन्स के आगे ओशन फ्लोर पर कुछ लॉन्ग और नैरो डिप्रेशंस मौजूद होते हैं जिन्हें ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट के रूप में जाना जाता है। ओशियानिक डीप्स और ट्रेंचेस। ओशियानिक डीप्स आसपास के ओशन फ्लोर से लगभग 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। पृथ्वी पर हर ओशन बेसिन में ये ओशियानिक ट्रेंचेस पाए जाते हैं। हालांकि सबसे डीप ट्रेंचेस पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर के हिस्से के रूप में देखने को मिलती हैं। इसमें एक्टिव वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स जोन्स भी शामिल हैं। पैसिफिक ओशन में मौजूद मरियाना ट्रेंच 36,201 फीट की गहराई के साथ पृथ्वी पर सबसे डीप लोकेशन के रूप में जाना जाता है और इसका सदर्न एंड वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है जिसे चैलेंजर्स डीप कहा जाता है। पैसिफिक ओशन के अलावा अटलांटिक और इंडियन ओशन में भी कुछ ओशियानिक ट्रेंचेस पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ओशियानिक रिलीफ के 4 मेजर फीचर्स को समझा। अब हम लोग कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये सिर्फ कहने के लिए माइनर है और वास्तव में बहुत बड़े फीचर्स के रूप में समुद्र में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। मिड ओशियानिक रिज। दोस्तों, मिड ओशियानिक रिज माउंटेन्स के 2 चेन से बनते हैं जो एक बड़े डिप्रेशन द्वारा सेपरेटेड होते हैं। ऐसे रिजेस पूरे ओशन में लगभग 65,000 किलोमीटर से अधिक हिस्से में फैली हुई हैं।
इन माउंटेन रेंजेस के पीक 10,000 फीट तक ऊंची हो सकती हैं और इनमें से कुछ इतनी ऊंची होती हैं कि वे समुद्र की सतह से ऊपर भी पहुंच जाती हैं और आइलैंड के रूप में नजर आती हैं। मिड अटलांटिक रिज का एक हिस्सा, जिसे आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही आइलैंड का एक एग्जाम्पल है। मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक ओशन में स्थित है, जिसे पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला माना जाता है। ये वॉल्केनिक माउंटेन रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 16,000 फीट ऊंची है। जहां एक तरफ मिड ओशियानिक रिजेस के पीक्स ओशन सरफेस तक आ सकते हैं, वहीं कुछ ओशियानिक माउंटेन्स ऐसी भी हैं जिनकी पीक्स काफी पॉइंटेड तो होती हैं, लेकिन वो समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचती, और ऐसी माउंटेन्स को सी माउंट्स कहा जाता है। सी माउंट ये ओशियानिक माउंटेन्स 3000 से 7000 फीट ऊंचे और मुख्य रूप से वॉल्केनिक ओरिजिन के होते हैं। ऐसे वॉल्केनोज जो ओशन सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, कुछ वक्त के बाद सी माउंट का रूप ले लेते हैं। चूंकि ये कभी भी ओशन सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, ये आइलैंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसका एक उदाहरण पैसिफिक ओशन में स्थित हवाईन आइलैंड्स का एक विस्तार है, जिसे द एम्परर सी माउंट के नाम से जाना जाता है। सी माउंट्स के पीक काफी पॉइंटेड स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन वक्त के साथ स्लोली कुछ सी माउंट्स के पीक फ्लैट होने लगते हैं। इन्हें टेबल माउंट्स या गियोज बोला जाता है। रिसर्च के अनुसार अकेले पैसिफिक ओशन में 10,000 से भी अधिक सी माउंट्स और गियोज पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ओशन के अंदर मौजूद जियोग्राफी को समझा। कोस्ट लाइन से लेकर सबसे डीपेस्ट ओशन फ्लोर तक समुद्र जीवन से भी सराबोर है। माइक्रोस्कोपिक एल्गी से लेकर पृथ्वी का लार्जेस्ट क्रीचर ब्लू व्हेल इन ओशंस में पाए जाते हैं। समुद्र के पानी में ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। आमतौर पर इक्वेटर के पास का पानी गर्म होता है और पोल्स के पास पाए जाने वाले ठंडे पानी की तुलना में कम ऑक्सीजन होल्ड करता है। इसके साथ ही अगर हम सरफेस ओशन वाटर से डीप वाटर की तरफ बढ़ेंगे, तो गहराई के साथ ओशन के अंदर टेम्परेचर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ शार्पली डिक्रीज होते हैं और इसके साथ ही प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे क्रशिंग एनवायरनमेंट और टोटल डार्कनेस के बावजूद ये गहरा समुद्र अर्थ का लार्जेस्ट हैबिटेट है, जहां अनेकों विचित्र और अनोखे मरीन प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं मरीन इकोसिस्टम पर। लाइफ एट द बॉटम ऑफ ओशन। दोस्तों, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने देखा था कि सनलाइट की प्रेजेंस के कारण वो क्षेत्र बहुत सारे मरीन प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट है। ये सनलाइट ओशन में 200 मीटर की गहराई तक पहुंच पाती है और इसी कारण इसे सनलाइट जोन या फोटिक जोन भी कहा जाता है। यहां मरीन फूड वेब का सबसे बड़ा सोर्स यानी कि फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स एक तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया। इन फाइटोप्लैंक्टन्स पर अनेकों मरीन एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें हम जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, जैसे कि स्क्विड, जेलीफिश, क्रिल, ऑयस्टर्स, स्पंजेस, कोरल्स एटसेट्रा। इस जोन में बड़े सी एनिमल्स जैसे कि व्हेल्स और सी टर्टल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो अधिकांश अपने फूड की खोज में ऊपरी सतह तक आ जाते हैं। इस रीजन में कोरल्स की भी कई स्पीशीज पाई जाती हैं। कोरल्स एक तरह के मरीन एनिमल्स होते हैं जो वार्म ओशन वाटर के शेल्फ रीजन में पाए जाते हैं और कुछ कोल्ड और डार्क डीप ओशन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये कोरल्स समुद्र में मौजूद ज़ूओज़ैंथेली नामक एल्गी के साथ मिलकर रीफ्स जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कोरल रीफ्स कहा जाता है। ये रीफ्स कोरल पॉलिप्स के कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन से बनते हैं। इन रीफ्स में हजारों डाइवर्स प्रजातियां सर्वाइव करती हैं और इसी कारण इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। 200 मीटर से आगे ओशन में सनलाइट डिम होने लगती है। तकरीबन 1000 मीटर की डेप्थ तक बहुत कम सनलाइट पेनिट्रेट हो पाती है और इसे ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं। चूंकि यहां पर्याप्त धूप नहीं पहुंच पाती और इस कारण इस जोन में प्लांट्स ना के बराबर होते हैं, ये जोन कॉन्टिनेंटल स्लोप के साथ ओवरलैप करता है। जैसा कि हमने जाना था कि कॉन्टिनेंटल स्लोप में बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स फ्लो करते हुए डीप ओशन की ओर बढ़ते हैं और इसी कारण ये जोन लार्ज फिश और व्हेल्स जैसे एनिमल्स के लिए माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। इस जोन में मिलने वाली कॉमन व्हेल स्पीशीज में फिन व्हेल, स्पर्म व्हेल और मिंका व्हेल शामिल हैं।
इसके आगे 1000 से 4000 मीटर्स की गहराई के बीच को मिडनाइट जोन कहते हैं, क्योंकि वहां कोई लाइट पहुंच नहीं पाती। गहराई के साथ पानी का तापमान गिरता जाता है और प्रेशर काफी बढ़ जाता है। इस वातावरण में पाए जाने वाले एनिमल्स विचित्र और अनोखे दिखते हैं। कई जानवरों की आंखें नहीं होती, क्योंकि अंधेरे में उनकी जरूरत ही नहीं है। एक्सट्रीम प्रेशर के कारण ओशन वाटर में न्यूट्रिएंट्स मिलना मुश्किल होता है और साथ ही ये बहुत ही नमकीन होते हैं। ऐसी कंडीशंस में वहां पाए जाने वाले जानवर अक्सर छोटे आकार के होते हैं, लेकिन उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो पानी से पर्याप्त ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके साथ ही उनके मुंह बड़े, दांत नुकीले और पेट बहुत बड़े आकार का होता है। ऐसे फीचर्स इन्हें श्रिम्प, स्मॉल फिश और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आसानी से खाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इनके भोजन का अधिकांश भाग अपर जोन से फ्लो होकर आने वाले प्लांट और एनिमल रिमेन्स होते हैं। ये सभी फीचर्स ये दर्शाते हैं कि कैसे ये एनिमल्स मुश्किल वातावरण में डेप्थ के साथ इवॉल्व होते हैं और अंडर वाटर कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। मिडनाइट जोन के आगे तकरीबन 6000 मीटर की गहराई तक एबिसल प्लेन्स यानी कि डीप सी प्लेन्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जहां फ्लैट प्लेन्स, लो हिल्स, सी माउंट्स, हाई सेडिमेंट्स और रिफ्ट वैलीज मौजूद होती हैं। इस एबिसल जोन से पूरा ओशन डार्कनेस से भरा होता है और इस लेवल पर एकमात्र लाइट बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल से आती है। इस क्षेत्र के अधिकांश एनिमल, जिनमें स्क्विड, जेलीफिश, स्टारफिश, ड्रैगनफिश, शार्क एटसेट्रा शामिल हैं, ये सभी बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी ऑर्गन से केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस के कारण लाइट इमिट करते हैं। ये लाइट न सिर्फ डार्क ओशन में रोशनी देती है, बल्कि इन एनिमल्स को अपना शिकार ढूंढने में भी मदद करती है। 6000 मीटर से नीचे डीपेस्ट ओशन जोन मौजूद है, जहां ट्रेंचेस और डीप कैनियंस पाए जाते हैं। ये जोन ओशन के डीपेस्ट लोकेशन मारियाना ट्रेंच तक जाती है और यहां बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाते हैं। इनमें क्रैब्स और श्रिम्प से रिलेटेड टाइनी आइसोपॉड्स, स्पंजेस और सी क्यूकम्बर्स जैसे एनिमल्स शामिल हैं। वैसे तो अबिसल और डीपेस्ट ओशन जोन में सर्वाइव करने वाले एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अपर जोन से फ्लो होकर आने वाले प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को भोजन के रूप में खाते हैं, लेकिन बॉटम ओशन के सभी निवासी सिर्फ मरीन डिके और छोटे एनिमल्स पर निर्भर नहीं करते। समुद्र वैज्ञानिकों ने ओशन फ्लोर पर ऐसे क्रीचर्स को डिस्कवर किया है जो 4000 मीटर से नीचे मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पाए जाने वाले यूनिक बैक्टीरियाज पर फीड करते हैं। ये वेंट्स पृथ्वी के इंटीरियर से मिनरल से समृद्ध सुपर हीटेड वाटर डिस्चार्ज करते हैं। ये मिनरल्स वहां पनपने वाले बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं, जिन्हें अल्टीमेटली ओशन क्रीचर्स अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि समुद्र अपनी गहराई में कितने आकर्षक रिलीफ फीचर्स और अनोखे प्लांट्स और एनिमल्स को समेटे हुए है। लेकिन व्हाट इज एट द बॉटम ऑफ ओशन जैसे सवाल का जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है। रिलीफ फीचर्स और मेरीन इकोसिस्टम ओशंस में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक खजाना है, लेकिन इनके अलावा ओशन बॉटम में और भी बहुत कुछ मौजूद है। इनमें एयरक्राफ्ट रिमेन्स, शिप्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, प्लास्टिक वेस्ट जैसी कई चीजें शामिल हैं। आइए नजर डालते हैं डीप ओशन में पाए जाने वाले मैन मेड रिमेन्स पर। मैन मेड रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ ओशन। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हिस्टोरिकल रिमेन्स तो सिर्फ म्यूजियम में मिलते हैं, लेकिन डीप डाइवर्स कई बार समुद्र में प्राचीन मूर्तियों से टकरा जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, इटली के कोस्ट ऑफ नेपल्स के सी फ्लोर पर अभी तक का दुनिया का एकमात्र अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल पार्क स्थित है। इसे प्राचीन रोमन सिटी बाया के रिमेन्स के रूप में जाना जाता है। न जाने पृथ्वी के गहरे समुद्र में और कितने एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अवशेष मौजूद होंगे। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार कहा जाने वाला टाइटैनिक शिप आज अटलांटिक ओशन के तल पर मौजूद है। इसे 1985 में डाइवर्स द्वारा खोजा गया था। इसके साथ ही डाइवर्स द्वारा कई डीप ओशन लोकेशंस पर एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स भी मिले हैं, जो कभी क्रैश कर गए थे। इसके अलावा वॉर में इस्तेमाल किए हुए टैंक्स और मिलिट्री ट्रक्स और कुछ एंशिएंट वेपन्स के अवशेष भी खोजे गए हैं। इन सभी के अलावा प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स और दूसरे गार्बेज का ओशन में पाया जाना तो अब आम बात हो गई है। ये इतना आम हो चुका है कि मारियाना ट्रेंच, जो कि पृथ्वी का डीपेस्ट लोकेशन है, वहां तक जा पहुंचा है। आज ओशन
पोल्यूशन के खतरे से जूझ रहा है। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट ओशन में हर साल प्रवेश करता है। इनमें से 15% ओशन सरफेस पर फ्लोट करता है, 15% कोस्ट और बीचेस पर फंसे होते हैं और बाकी का पूरा 70% डीप ओशन इकोसिस्टम में डूब जाता है। यूं तो इंसान समुद्र में घर नहीं बना सकता, लेकिन चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन हो या नॉइज या केमिकल पोल्यूशन, आज ह्यूमंस पोल्यूशन के रूप में समुद्र के तल पर घर बना रहे हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की चर्चा में हमने जाना डीप ओशन में क्या कुछ मौजूद है, लेकिन जैसा कि हमने बताया था, अभी तक 90% ओशन का डीप हिस्सा अनडिस्कवर्ड है। यहां रहने वाली कुछ प्रजातियां, कुछ रिलीफ फीचर्स और कुछ अनोखे ऑब्जेक्ट्स शायद अभी भी अननोन हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट्स द्वारा जितनी डिस्कवरीज की गई हैं वो इनक्रेडिबल हैं। जहां एक ओर ये हमें उन दृश्यों से परिचित कराते हैं जो हम खुद नहीं देख सकते, वहीं ये सभी दृश्य हमें हमारे ओशन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो आज की चर्चा समाप्त करते हुए आप सभी के लिए एक सवाल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट सबमरीन कैनियन कहां मौजूद है और किस नाम से जाना जाता है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।